हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई निरंतर रूप से कर रहे होंगे। जैसे कि आप सभी को पता होगा, जो आपकी पवन सीरीज है उसका अति लघु उत्तरीय प्रश्न सॉल्व करा रहा था, जिसमें हम लोगों ने 20 प्रश्नों को सॉल्व किया था। इससे पहले वाले क्लास में जितने भी बहुविकल्पीय ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे उन सभी को मैंने सॉल्व करा दिया। जिन लोगों ने अभी तक उस क्लास को ना देखा हो, सबसे पहले इधर आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप लोग जाइए उस वीडियो को देखिए, उस क्लास को देखिए, उसके बाद आप अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को सॉल्व करिए। तो चलिए देखते हैं इसमें प्रश्न संख्या 21 क्या पूछा गया है कि समानुपात में कितने पद होते हैं। अब समानुपात आप सभी को पता हो गया होगा क्या होता है, जैसे कि 1 अनुपात A अनुपात B लिख दिया गया, फिर समानुपात का चिन्ह लगाएंगे और यहाँ पे C अनुपात D लिख दिया गया। तो आप इसमें साफ देख सकते हैं 1, 2, 3 और 4, तो कुल कितने पद होते हैं। समानुपात में कुल 4 पद होते हैं। प्रश्न संख्या 21 समाप्त होता है। अब देखिए 22 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया है, मिश्र अनुपात किसे कहते हैं। देखिए जब दो अनुपातों को, मान लीजिए अनुपात A अनुपात B समानुपात लगाया, C अनुपात D लिख दिया गया, जब इन अनुपातों का, अच्छा A अनुपात B को हम लिख सकते हैं A बटे B, और जहां समानुपात हटेगा वहां बराबर का चिन्ह आ जाएगा और ये हो जाएगा C बटे D। जब इनका हम आपस में गुणन कर देते हैं, यानी ये क्या हो जाएगा, A का गुणा D में होगा, ये बराबर हो जाएगा B गुणे C। तो जब इन दोनों का हम गुणा करते हैं, जो गुणनफल हमें प्राप्त होता है यही मिश्र अनुपात कहलाता है। समझ में आ गया। जब दो अनुपातों का आपस में गुणा किया जाता है तो उनका जो गुणनफल प्राप्त होता है वह मिश्र अनुपात कहलाता है। प्रश्न संख्या है 24 क्या पूछा गया है, सजातीय व्यंजक किसे कहते हैं। सजातीय व्यंजक, ध्यान से समझिएगा, सजातीय व्यंजक क्या होता है। तो ऐसा व्यंजक जिसमें सभी पद या सभी चर एक समान हो, यानी जो चर हो अगर x लिखा है तो उस व्यंजक में सभी पद x होने चाहिए, x के टर्म में होने चाहिए। जैसे मैंने लिख दिया x² प्लस 3x प्लस 5, ये आपका एक सजातीय व्यंजक कहलाएगा। अब व्यंजक और पद में आप सभी को पता चल गया होगा पद क्या है। जैसे ये x² एक पद हो गया, ये 3x एक पद हो गया, ये 5 एक पद हो गया। तो इसमें आप देख पा रहे होंगे कि जो हमारा व्यंजक है, जो इसमें पद है, चर है, वह क्या है, समान है। तो जिस व्यंजक में एक समान चर होंगे उन्हें हम सजातीय व्यंजक कहेंगे। क्लियर है। इसी प्रकार विजातीय व्यंजक देखते हैं। अब विजातीय व्यंजक उदाहरण से समझते हैं। जैसे मैंने लिख दिया x² प्लस 2y प्लस 9, तो आप इसमें देख पा रहे होंगे कि एक जगह चर x है, दूसरी जगह y है, यानी इसमें जो पद हैं वो अलग अलग हैं, चर अलग अलग हैं, इसीलिए ये असमान है और असमान पदों के व्यंजक को हम लोग विजातीय व्यंजक कहते हैं। क्लियर हो गया, सजातीय व्यंजक और विजातीय व्यंजक। तो आइए देखते हैं समीकरण क्या होता है, उदाहरण से समझते हैं। सबसे पहले देखिए, जो समीकरण में आप सभी को पता है दो पक्ष होते हैं, एक बराबर के बाएं ओर दूसरा दाएं ओर। तो जैसे मैंने लिख दिया 3x = 8 या फिर 3x = 12, ऐसे लिख दिया गया। अब समीकरण का मतलब क्या हुआ कि चर का वह मान जो समीकरण के दोनों पक्षों को संतुष्ट कर दे, तो वह क्या कहलाएगा, समीकरण कहलाएगा। यानी इससे यह पता चलता है कि किसी भी समीकरण में जो चर का मान होता है वह निश्चित होता है। कैसे, जैसे हम यहाँ x का मान 1 अगर रखें तो यहाँ क्या आ जाएगा, 3 का 1 में गुणा हो जाएगा, और इधर 12 है तो 3 का गुणा 1 में होगा, 3 हो जाएगा, और ये 12। क्या 3 12 के बराबर है, 12 के बराबर नहीं है। तो 3 अगर x की जगह पे 2 रख के देखते हैं तो 3 गुणे 2 बराबर 12। अब देखिए क्या बराबर आता है, यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 और यहाँ पे 12। अभी भी ये बराबर नहीं आया। यदि 3 और x की जगह पे 4 रखा जाए तो क्या 12 आएगा, तो 4 3 12 और इधर भी 12 आ जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे दोनों पक्ष क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है, यानी जो x का मान होगा वह निश्चित होगा, कितना, 4 होगा।
जब हम यहाँ पे 4 रखेंगे तभी हमें 12 प्राप्त होगा, जो कि दाएं पक्ष के बराबर होगा। इसीलिए समीकरण को एक ही मान संतुष्ट करता है, ये आप हमेशा याद रखेंगे। जबकि सर्व समीका में यह नहीं है। सर्व समीका में चर का कोई भी मान उसको संतुष्ट करेगा, यानी दोनों पक्ष बराबर आएंगे। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इसको भी। जैसे कि एक सर्व समीका लिख दिया मैंने, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब यहाँ पे आप देखिए तो a और b दो चर हैं। अगर इनका मान यहाँ पे हम 1 और 2 रख देते हैं, इसकी जगह पे 1 और b की जगह पे 2 रखते हैं और इसका होल स्क्वायर कर देते हैं। इधर भी a का मान 1 रखेंगे, इसका स्क्वायर, और b का मान 2 रखेंगे, इसका स्क्वायर, प्लस 2 इंटू a कितना है 1 और b कितना माने हैं 2। दोनों को सॉल्व करते हैं, 2 और 1 3 हो जाएगा, और 3 का जब स्क्वायर करेंगे 9 आ जाएगा। इसी प्रकार यहाँ देखिए ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 2 दूनी 4 हो जाएगा, ठीक है। यानी 9 बराबर 4, 4 8 और 1 9। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे 9 दोनों पक्ष बराबर आ गया है। यही नहीं, अगर आप यहाँ a का मान कुछ भी रखें, मान लीजिए a का मान यहाँ 3 रखते हैं, b का मान 4 रखते हैं, और इधर भी a का मान 3 और b का मान 4 रखते हैं, तो भी बराबर ही आएगा दोनों पक्ष। यानी सर्व समीका में हम चर का मान कुछ भी ले सकते हैं, हमेशा दोनों पक्ष बराबर ही आएंगे। जबकि समीकरण में इस तरह बिल्कुल नहीं है। समीकरण में कोई निश्चित मान ही दोनों पक्ष को संतुष्ट करेगा, दोनों पक्ष को बराबर करेगा। आई होप आप लोगों को समीकरण और सर्व समीका समझ में आ गया होगा और इनमें अंतर भी समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 28 पर। प्रश्न संख्या 28 है, बहुत छोटा सा कैलकुलेशन है। इसमें क्या पूछा गया है, AB प्लस AC प्लस AD के गुणनखंड निकालने हैं। तो AB प्लस AC प्लस AD 1 नंबर का क्वेश्चन है। एक लाइन में आपको आंसर दे देना है। कैसे, आप इन तीनों में देखिए तो आपको कुछ कॉमन दिख रहा होगा जो सब में होगा। तो सब में कौन है, A है, तो A को यहाँ कॉमन कर लीजिए, यहाँ B बच जाएगा, यहाँ से A जाएगा तो यहाँ C बच जाएगा, यहाँ से भी A निकल जाएगा तो यहाँ D बच जाएगा, और यही आपका करेक्ट आंसर 1 नंबर आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। क्लियर है। तो इस प्रकार ये गुणनखंड हो गया। प्रश्न संख्या 29 को देखते हैं। 29 में क्या पूछा गया है, 9x स्क्वायर माइनस 64, इसका भी गुणनखंड करना है। अब कैसे करेंगे इसका गुणनखंड, देखिए सबसे पहले तो आप यहां देखिए, यहां स्क्वायर लगा है, x पे लगा है, 9 पे नहीं है। क्यों नहीं है, यहां भी आप लगाइए। तो कैसे कर सकते हैं, देखिए 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, 3 त्रिक का 9 होता है। तो यहाँ अगर 3 का स्क्वायर लिखें या फिर 3x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, लिखा जा सकता है। बता देते हैं कैसे। जैसे देखिए 9 गुणे x स्क्वायर, अच्छा x स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, x गुणे x, और 9 का मतलब क्या हुआ, 3 गुणे 3। क्लियर है। तो 3 का स्क्वायर हो गया और गुणे x का स्क्वायर हो गया। अगर इनको इकट्ठा लिखा जाए तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक बार 3 पर स्क्वायर, दूसरी बार x पर स्क्वायर। क्लियर हो गया, एकदम बेसिक से। अच्छा 64 को 8 गुणे 8 लिखा जा सकता है, यानी 8 का स्क्वायर लिखा जा सकता है। तो माइनस यहाँ भी 8 का होल स्क्वायर मैंने लिख दिया, कोई दिक्कत। अब आगे देखते हैं। अगर अब आपसे कहा जाए कि देखिए इसको, यह एक सर्व समीका है, तो ये क्या बना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अच्छा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आप सभी ने पढ़ा होगा कि एक ब्रैकेट में a प्लस बी तो दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी होता है। तो बस इसी के अकॉर्डिंग हमको इसको लिख देना है। ये मान लीजिए a है, ये मान लीजिए b है, तो a की जगह पे 3x, फिर प्लस लगा है, प्लस लगाया, b की जगह पे 8 लिख दिया। इसी प्रकार यहाँ भी 3x माइनस 8 लिख दिया। ये आपका गुणनखंड यहीं पे कंप्लीट हो गया, राइट आंसर। ठीक है, प्रश्न संख्या 29 कंप्लीट हुआ। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 30। पूछा है क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल क्या है। ठीक है, कैसे पता करेंगे, देखो मान लीजिए कोई समतल है, समतल की ये मान लीजिए ये एक व्हाइट बोर्ड है, इसकी जो बाहरी सीमाएं हैं ये मान लीजिए व्हाइट बोर्ड है,
और इसकी जो बाहरी सीमाएं हैं, ये बाहरी सीमाएं ABCD नाम दे दिया गया। तो इनसे जो घिरी हुई आकृति है, ये अंदर वाला पार्ट हमारा क्या होगा, ये क्षेत्रफल होगा। अच्छा, अब ये एक आयत के रूप में है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आयत का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, लंबाई को चौड़ाई में अगर गुणा कर दिया जाए तो हमें क्षेत्रफल पता चल जाता है। क्लियर है, समझ में आ गया आपको क्षेत्रफल क्या होता है। इसमें एक एग्जांपल और देख लीजिए, मान लीजिए कोई त्रिभुज है, त्रिभुज ऐसे, तो इसमें भी 3 भुजाएं हैं और इन भुजाओं से घिरी हुई आकृति, ये अंदर जो है इसको क्या बोलेंगे, अंदर वाले पार्ट को, इसको क्षेत्रफल बोलेंगे। ऐसे ही मान लीजिए कोई सर्कल है, तो ये सर्कल के अंदर वाला पार्ट क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा। इससे क्या निष्कर्ष निकला कि जो बाहरी भुजाएं हैं, जो बाउंड्री है, उसके अंदर वाला पार्ट हमेशा क्षेत्रफल होता है। प्रश्न संख्या 30 कंप्लीट हुआ। 31 नंबर में क्या है, यदि किसी त्रिभुज का आधार, अब इसमें एक त्रिभुज दिया गया है, मान लीजिए यही त्रिभुज है, इसका आधार 32 मीटर है। त्रिभुज का जो आधार है वो है 32 मीटर और ऊंचाई 12 मीटर है, यानी यहां से ये ऊंचाई यहां से यहां तक होती है, तो ये कितनी है, 12 मीटर। क्या पूछा गया है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। क्लियर है, फॉर्मूला यही होता है, याद रखिए। आधार कितना है, 32 और ऊंचाई कितनी है, 12 मीटर। इससे कट कर दीजिए, कितनी बार जाएगा, इसको कट कर दीजिए, 6 बार जाएगा, 6 दूनी 12 और 6 त्रिक 18 और 1 19 और मीटर है, मीटर का गुणा होगा तो ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा। कितना आंसर आ गया, 192 मीटर स्क्वायर आंसर आ गया। 31 नंबर प्रश्न कंप्लीट हुआ। मूव करते हैं प्रश्न संख्या 32 पर। प्रश्न संख्या 32 में क्या पूछा है, यदि एक समचतुर्भुज के विकर्ण, समचतुर्भुज दिया गया है, समचतुर्भुज, ये हो गया समचतुर्भुज, इसका विकर्ण है 26 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर। एक है 26 सेंटीमीटर, मान लीजिए ये 26 सेंटीमीटर है और दूसरा है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, क्या पूछा गया है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, बहुत ही आसान है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला क्या है, 1/2 गुणे विकर्णों का गुणनफल, विकर्णों का गुणनफल। ठीक है, 1/2 गुणे, अब विकर्ण क्या है, एक है 26 सेंटीमीटर गुणे 12 सेंटीमीटर, क्योंकि गुणनफल कहा है तो दोनों का गुणा कर देंगे। अब इनको कट कर लीजिए, ये 6 बार कटेगा, ये हो जाएगा 36 और ये हो जाएगा 12 और 3 15, 156 सेंटीमीटर है दोनों, तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा या फिर वर्ग सेंटीमीटर कह देंगे। क्लियर है, तो ये प्रश्न संख्या 32 कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 33 को। क्या पूछा गया है, एक घन की कोर, अच्छा घन आप सभी को पता है, ऐसे घन बनता है इस प्रकार, ये आपका घन हो गया। इसकी कोर, कोर का मतलब होता है कि इसकी एक जो भुजा है वो कितनी है, 14 सेंटीमीटर। कितनी, 14 सेंटीमीटर। चूंकि यह घन है तो इसकी सभी भुजाएं 14 सेंटीमीटर हो जाएंगी। क्यों, क्योंकि जो घन बना होता है वो वर्ग से बना होता है। कैसे, तो एक वर्ग ऐसे होता है तो इसकी सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। अब ये इसी से बना है चारों तरफ से। कैसे, जैसे आप देखिए लूडो की जो डाइस होती है वो एक घन आकृति की होती है, तो उसकी सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, एक समान होती हैं, इसीलिए सब क्या हो जाएंगे, 14 सेंटीमीटर। उसका आयतन ज्ञात करना है, तो घन का आयतन होता है, घन का आयतन बराबर भुजा का क्यूब, भुजा का क्यूब होता है। तो यहाँ पे भुजा कितना है, 14 सेंटीमीटर, और इसका क्यूब कर दीजिए तो ये हो जाएगा 14 गुणे 14 गुणे 14 सेंटीमीटर क्यूब। 14 गुणे 14 ये हो जाएगा 196
और 14 का इसमें गुणा कर देंगे। गुणा करके आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 ये कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पर। आइए बच्चों देखते हैं प्रश्न संख्या 34। प्रश्न क्या है? पूछा है आयत किसे कहते हैं और इसका क्षेत्रफल तथा परिमाप ज्ञात करने का सूत्र बताइए। सबसे पहले देखिए आयत होता क्या है। देखिए आयत एक 4 भुजाओं से घिरी हुई आकृति है। कैसी आकृति है? ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, ये बराबर और ये आमने सामने की भुजा बराबर हो गई। ठीक है, ये मान लीजिए AB है और ये भुजा CD है। AB बराबर है CD के और AD बराबर है BC के। तो ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं तथा प्रत्येक कोण समकोण होता है, यानी चारों इसके जो एंगल हैं वो 90 डिग्री एंगल होंगे, तो ये क्या होगा? यह एक आयत कहलाएगा। ठीक है, और क्या पूछा गया है? इसका क्षेत्रफल तथा परिमाप ज्ञात कीजिए। तो जो आयत का क्षेत्रफल होता है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। अब इसमें लंबाई कौन सी होगी? जो भुजा लंबी दिख रही है आपको यही लंबाई हो जाएगी, तो यहाँ पे लिखेंगे लंबाई, और चौड़ाई ये BC हो जाएगी, तो लंबाई गुणे चौड़ाई, ये आयत का क्षेत्रफल होता है। आगे पूछा है परिमाप, तो आयत का परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, 2 इंटू ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी लंबाई और चौड़ाई को दोनों को जोड़ देंगे और 2 से गुणा कर देंगे तो हमें आयत का परिमाप मिल जाएगा। अब कैसे, एक क्वेश्चन देखते हैं इस पे। क्वेश्चन किस प्रकार होता है? क्वेश्चन दे देगा किसी आयत की लंबाई 14 सेंटीमीटर है तथा चौड़ाई 4 सेंटीमीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए आपको फार्मूला पता है कि जो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? एक आयत ड्रा करिए तुरंत, जिसकी लंबाई हो जाएगी 14 सेंटीमीटर और चौड़ाई हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। आयत का क्षेत्रफल आपको पता है कि लंबाई गुणे चौड़ाई होती है। यहाँ पे लंबाई की जगह पे 14 रखेंगे और चौड़ाई की जगह पे 4 सेंटीमीटर और ये 14 सेंटीमीटर, दोनों को गुणा कर दीजिए तो ये कितना हो जाएगा? 56, और सेंटीमीटर का 1 सेंटीमीटर में गुणा हो जाएगा, ये हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, कितना आ गया? 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, क्लियर हो गया? तो आयत किसे कहते हैं? 4 भुजाओं से घिरी हुई ऐसी आकृति जिनके आमने सामने की भुजा बराबर हो तथा प्रत्येक कोण 90 अंश का हो, आयत कहलाता है। क्लियर हो गया? अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्ग क्या है। आइए देखते हैं वर्ग किसे कहते हैं। तो जैसे आपने आयत पढ़ा उसी तरह बिल्कुल वर्ग है। कैसे? तो वर्ग की जो परिभाषा होती है, 4 भुजाओं से घिरी हुई ऐसी आकृति जिसकी सभी भुजाएं क्या हों? बराबर हों तथा प्रत्येक कोण 90 अंश का होना चाहिए, तो उसे हम वर्ग कहते हैं। सभी को समझ में आ गया? आयत में क्या होता था कि आमने सामने की भुजा बराबर होती थी, लेकिन वर्ग में क्या है कि जो सभी भुजाएं हैं इसकी वो क्या होंगी? आपस में बराबर होंगी। चारों भुजाएं आपस में बराबर होंगी। अच्छा, इससे क्या कहा जा सकता है? देखिए इसमें भी तो आमने सामने की भुजा बराबर हुई, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर। भाई जब सब बराबर हैं आपस में तो ये इसके बराबर हो सकती है, ये इसके बराबर हो सकती है। तो हम कह सकते हैं, कहीं अगर कथन लिखा हो कि क्या सभी वर्ग आयत होते हैं, तो बिल्कुल सभी वर्ग आयत होते हैं, जबकि सभी आयत वर्ग नहीं हो सकते। आयत वर्ग नहीं हो सकता, लेकिन सभी वर्ग आयत हो सकते हैं। बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। आगे बढ़ते हैं। इसमें और क्या पूछा है? इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है, वर्ग का क्षेत्रफल ये होता है भुजा का स्क्वायर। भुजा, एक भुजा का स्क्वायर।
किसी एक भुजा का मान दिया रहेगा, यहाँ रख देंगे तो क्षेत्रफल निकल आएगा। अच्छा, परिमाप भी अगर पूछ ले तो वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुणे भुजा, 4 गुणे भुजा। परिमाप में हमेशा एक चीज का ध्यान रखिएगा, एक बात का ध्यान रखिएगा, कोई भी आकृति हो दुनिया में, कोई भी आकृति आपको दे दी जाए, एक आकृति ये दे दी जाए, एक आकृति ऐसे दे दी जाए, या फिर ऐसे करके दे दी जाए, ठीक है। अगर इसका परिमाप आपको निकालना है तो बस इन भुजाओं की लंबाई आपको पता होनी चाहिए। इसकी अगर लंबाई हमें पता है तो हम परिमाप निकाल सकते हैं बिना फार्मूले का। क्यों? क्योंकि परिमाप होता ही है सभी भुजाओं का योग। सभी भुजाओं को अगर हम जोड़ देंगे तो हमें परिमाप पता चल जाएगा। अगर ये 3 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर है, तो इसका परिमाप 3 3 6 3 9 सेंटीमीटर आ जाएगा। क्लियर है? अगर इसका एक भुजा 4 सेंटीमीटर है तो सभी भुजा 4 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि ये वर्ग है। इसका परिमाप 4 4 8 4 12 4 16 होगा। जरूरी नहीं कि हम परिमाप का फार्मूला लगाएं तभी हमें परिमाप पता चलेगा। यहाँ भी अगर 4 और भुजा की जगह पे रखेंगे 4 तो 4 चौक 16 ही आएगा। क्लियर है? ये इतना समझ में आ गया। आयत और वर्ग आपका क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन इस पे जरूर बनते हैं, जरूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसके फार्मूले को आप याद रखिए, इसके कॉन्सेप्ट को भी याद रखिए। हो गया क्वेश्चन नंबर आपका 35 कंप्लीट। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 36 है इसमें क्या पूछा गया है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र बताइए। अब देखिए ये त्रिभुज हो गया, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल पहले भी क्वेश्चन में कई बार सॉल्व करा चुके हैं, तो क्या होगा 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। क्लियर है? ये होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये होता है आपका आधार और ये होती है ऊंचाई। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 36 कंप्लीट हुआ। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पर। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 37। क्या पूछा गया है? आवर्गीकृत आंकड़े। आवर्गीकृत आंकड़े, आंकड़ा का मतलब होता है डाटा, ठीक है। अब देखिए आवर्गीकृत आंकड़े क्या होते हैं। तो कोई ऐसा आंकड़ा या फिर ऐसा डाटा जो अव्यवस्थित तरीके से लिखा हो, जिसको देखकर हम तुरंत कोई निष्कर्ष ना निकाल सकें, तो उस प्रकार के आंकड़े को आवर्गीकृत आंकड़ा कहते हैं। ठीक है, क्लियर है? जैसे कि लिख दिया जाए 2 3 4 6 11 13 15 18 3 2 4 6 5 11। तो ये हुआ अवर्गीकृत आंकड़ा। कैसे? अब इसमें अगर आपको तुरंत बताना हो देख के कि इसमें कितनी बार 5 आया है, कितनी बार 4 आया है, तो आप तुरंत नहीं बता सकते हैं, आपको एक बार इसको पूरा काउंट करना होगा। तो ये होता है अवर्गीकृत आंकड़ा। और इनको हम एक वर्ग में अगर सजाकर व्यवस्थित ढंग से लिख दें तो वो हो जाता है वर्गीकृत आंकड़ा, उसको वर्गीकृत आंकड़ा कहते हैं। आगे पढ़ेंगे, क्वेश्चन आएगा। अगला है 38 नंबर प्रश्न में क्या है? वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल। अब ये वर्ग अंतराल क्या होता है? तो वर्ग अंतराल का मतलब कि ऐसे समूह जिनके द्वारा आंकड़ों को विभक्त किया जाता है, बांटा जाता है, वे सभी क्या कहलाते हैं? वर्ग अंतराल कहलाते हैं। जैसे इसी के एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। मान लीजिए कि ये किसी क्लास के बच्चे हैं, किसी क्लास के बच्चे हैं और ये बच्चों की उम्र दी गई है। क्या दी गई है? बच्चों की उम्र दी गई है। तो अभी आपसे पूछा जाए कि 0 से लेके या फिर 1 से लेके 5 साल तक कितने बच्चे हैं, तो आप यहाँ लिखेंगे 1 से 5। यही हमारा वर्ग अंतराल कहलाता है। और कितने बच्चे हैं, तो आप देखिए ये 5 से कम हो गया, 1 2 3, ये 5 से ज़्यादा, इसको नहीं काउंट करेंगे। और 5 से कम कौन है? ये हो गया, तो 4 फिर 5 फिर 6 और ये 5 आ जाएगा। कितने हो गए? 7। तो हम लिखेंगे ये हो जाएगा वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल।
और ये हो जाएगी हमारी बारंबारता। ठीक है, तो 1 से 5 तक की उम्र वाले बच्चों की संख्या कितनी है? 7। तो इसे ही हम वर्ग अंतराल कहते हैं। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे क्वेश्चन भी इस पे मैं कराऊंगा जो कि लघु उत्तरीय प्रश्नों में आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर ये हो गया 38 कंप्लीट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। अब 39 प्रश्न समझने के लिए आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। आपको मैंने अभी बता दिया कि बारंबारता क्या होती है। देखिए 1 से लेकर 5 वर्ष तक आने वाले बच्चों की संख्या कितनी बार आई है? तो 7 बार। तो जितनी बार आई है वह इसकी बारंबारता कहलाएगी। यही होता है बारंबारता। ठीक है, बारंबारता किसे कहते हैं समझ में आ गया होगा। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 40। देखिए प्रश्न संख्या 40 क्या है? अध्यारोपण। अध्यारोपण जैसे इसके शब्दों में थोड़ा बहुत क्लियर हो रहा है कि किसी के ऊपर रोपना या फिर रोपण करना ही अध्यारोपण है। कैसे? जैसे देखिए कोई 2 सर्वांगसम चित्र है आपके सामने। सर्वांगसम का क्या मतलब होता है? देखिए ध्यान दीजिए, ये 2 पुस्तक है हमारे पास। इन दोनों की जो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई जो है वो क्या है? एक समान है। तो सर्वांगसम का मतलब हुआ कि जब हम एक पुस्तक के ऊपर दूसरी पुस्तक रखते हैं तो जो पीछे वाली पुस्तक है वो पूरी तरह से ढक लेती है इसको। यही होता है सर्वांग समता। यानी एक ऐसा आकृति या फिर ऐसा वस्तु जो एक दूसरे के ऊपर रखने पर दूसरा वाला बिल्कुल दिखाई ना दे, पूरी तरह से कवर कर ले, तो वह एक दूसरे का सर्वांगसम कहलाता है। जैसे यहाँ पे मैंने एक आकृति बना दी, ये मान लीजिए त्रिभुज है और एक ये दूसरा त्रिभुज है। सॉरी, ये मान लीजिए दूसरा त्रिभुज है। अगर हम कहें कि इसकी और इसकी भुजाएं आपस में क्या हैं? समान हैं। आपस में समान हैं तो हम इनको एक दूसरे के ऊपर जब रखेंगे तो ये एक दूसरे को पूरी तरह से ढक लेगा। ये आपस में सर्वांगसम होगा। तो इन्हीं के तुलना को ही हम क्या कहते हैं? अध्यारोपण कहते हैं। इन्हीं की तुलना को अध्यारोपण कहा जाता है। अच्छा, ये सर्वांगसम कब होंगे? जब इनकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बिल्कुल समान होगा, तभी ये एक दूसरे के सर्वांगसम कहलाएंगे। क्लियर हो गया? प्रश्न संख्या 40 कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं 41 नंबर प्रश्न। 41 नंबर प्रश्न है, त्रिभुजों की सर्वांग समता से अब क्या तात्पर्य है? बता दिया मैंने पहले ही। कोई ऐसे त्रिभुज, देखिए इसमें हमेशा सर्वांगसम और समरूप में हमेशा कम से कम 2 चित्र होने चाहिए आपके पास। अब ये हो गया 2 त्रिभुज, ये मान लीजिए 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर। तो इनको भी 4 सेंटीमीटर होना पड़ेगा, तभी ये एक दूसरे के समरूप कहलाएंगे। क्लियर है? तो ये हो गए त्रिभुजों की सर्वांग समता। कैसे? अगर हम इसको उठा के इसके ऊपर रखते हैं तो ये पूरी तरह से कवर कर लेगा। आपको ऐसा लगेगा कि ये एक ही त्रिभुज है। क्लियर हो गया? इसी को कहते हैं त्रिभुजों की सर्वांग समता। अब देखिए प्रश्न संख्या 42 इंपॉर्टेंट है, आया हुआ है आपके प्रश्न में। देखते हैं प्रश्न संख्या 42। आइए देखते हैं सहचर्य नियम। पहले भी आपको मैं पढ़ा चुका हूं सहचर्य नियम, बस इसमें आपको एग्जाम्पल बताना है। एग्जाम्पल कैसे? 6 और 9 और 11 को लेके। तो सहचर्य नियम क्या होता है? मान लीजिए इन तीनों को हमको गुणा करना है, तो एक बार 6 और 9 को एक ब्रैकेट में, दूसरी बार 9 और 11 को एक ब्रैकेट में करके सॉल्व करते हैं। इससे क्या फर्क पड़ेगा? सबसे पहले तो 6 और 9 का गुणा होगा तो ये कितना हो जाएगा? 54 गुणे 11। इसी प्रकार ये 6 गुणे यहाँ पे हो जाएगा 99। अब जब इनका गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 594, और जब इनका गुणा करेंगे तब भी 594 ही आएगा। यानी दोनों तरफ क्या आया? समान आया। कब? जब एक बार इनको ब्रैकेट में करके सॉल्व किए, एक बार इनको ब्रैकेट में सॉल्व किए, तो हमें जो उत्तर मिला वह समान मिला। यही हमें हमारा सहचर्य नियम कहलाता है। आई होप कि सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, प्रश्न संख्या क्या है अब? 43। इसमें क्या पूछा है? रेखीय समीकरण क्या है? तो मैं पहले भी बता चुका हूं, ऐसा समीकरण जिसकी जो चर होती है उसके अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए?
अधिकतम घात 1 होनी चाहिए तो वह रेखीय समीकरण कहलाता है। क्लियर है? यानी कोई भी चर संख्या लिखी हो तो उसका अधिकतम घात कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। जैसे 4y + 9 = 1। ये देखिए यहाँ पे 1 है, इस चर के घात में भी अधिकतम कितना है? 1 है, तो ये रेखीय समीकरण कहलाएंगे। प्रश्न संख्या 44 है, इसको भी देख लेते हैं। ये क्या है? तो x + 1 = 2 को हल करना है, बहुत ही आसान। इस तरह हल करने का मतलब x का मान निकालना। तो 1 को उधर भेज दीजिए तो 2 है, और ये +1 उधर जाएगा, -1 हो जाएगा। तो x = कितना आ जाएगा? 1। 2 में से 1 घट जाएगा, 1 आ जाएगा। यही आपका आंसर हो गया, यही हल निकल गया। क्लियर? प्रश्न संख्या 44 खत्म हुआ। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 45 पर। आइए बच्चों देखते हैं प्रश्न संख्या 45। प्रश्न क्या है? x - 4 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में है x + 7, गुणनफल ज्ञात करना है। गुणनखंड नहीं, गुणनफल, यानी इन दोनों को आपस में गुणा करना है। तो एक बार x का गुणा x में, दूसरी बार x का गुणा 7 में, पुनः 4 का गुणा x में और 4 का गुणा 7 में, ऐसे करेंगे। तो x का गुणा x में कर दीजिए, हो गया। अब देखिए x का गुणा 7 में करना है, यहाँ प्लस यहाँ भी प्लस, तो प्लस लगा दीजिए, x × 7। एकदम स्टेप वाइज स्टेप करेंगे हम लोग। फिर -4 का गुणा x में हो रहा है तो माइनस, यहाँ इसके पास प्लस छिपा हुआ है तो माइनस और प्लस का गुणा होगा, माइनस हो जाएगा। फिर 4 है गुणे x है। फिर -4 का गुणा हो रहा है +7 में, तो यहाँ पे 7 का गुणा हो जाएगा। क्लियर? x का गुणा x में x² हो जाएगा, सभी को पता होगा। और 7 का गुणा x में तो 7x, -4x का गुणा हो जाएगा तो ये -4x हो जाएगा, और ये हो जाएगा 28 -28। अभी इसमें क्या करना है? जो सजातीय हैं वो आपस में जुड़ेंगे या घटेंगे, तो ये घट जाएगा क्योंकि यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, विपरीत चिन्ह है। तो ये हो जाएगा 7 में से 4 घटेगा 3x, लेकिन चिन्ह लगेगा बड़े वाले का, तो यहाँ पे प्लस लगा दिए। माइनस का 28 है, 28 लिख दिया। इसके आगे और कुछ नहीं सॉल्व होगा, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? 45 नंबर प्रश्न कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 46। क्या है? 4 - 17, और इसके आगे भी माइनस लगा हुआ है क्वेश्चन में, यहाँ पे लिख लीजिए, यहाँ भी माइनस लगा हुआ था। +10 × 3 - 5 का सरलतम रूप, यानी इसको भी हमें जोड़ना, घटाना, गुणा भाग जो भी करना है हमें करना होगा। इसको जब ब्रैकेट के अंदर घटाएंगे तो 17 में से 4 जाएगा, लेकिन माइनस का 13 आएगा ये, क्योंकि 17 बड़ा है और यहाँ माइनस लगा है तो यहाँ भी हम माइनस लगा देंगे। और अंदर वाले को हमेशा ब्रैकेट में लिखते हैं कब? जब इसके पहले माइनस लगा हो। यहाँ प्लस लगाया, 10 का गुणा 3 में तो ये 30 हो जाएगा, और यहाँ -5 है, माइनस का 5 तो -5 लिख दिया। इनका गुणा हो जाएगा माइनस, जब माइनस से टकराएगा ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 13 और ये प्लस का 30 और ये माइनस का 5, ये जुड़ेगा तो ये हो जाएगा 43 और ये -5। इनको और घटाएंगे तो ये आ जाएगा 38, और ये 38 ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 46 का। क्लियर? अब है प्रश्न संख्या 48। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या पूछा गया है देखते जाइए। इसमें पूछा है x इधर दिया है 2 × x + 1 और दायां पक्ष है इसका 2x + 2। क्या यह सर्वसमिका है या फिर नहीं? कैसे बताएंगे आप? तो अभी मैंने इसके पहले क्वेश्चन में बताया कि x का मान हम बार बार रखेंगे, अगर दोनों पक्ष बराबर आ रहा है तो यह सर्वसमिका है अथवा नहीं है। तो x का मान 1 रख लेते हैं और देखते हैं। तो यहाँ पे रखेंगे 1, x की जगह पे +1, और दोनों पक्षों में हमेशा एक ही मान समान ही रखेंगे। इनके बीच में गुणे का चिन्ह, तो हमने गुणे 1 लिख दिया, +2। जोड़ते हैं, ये ब्रैकेट के अंदर वाला जुड़ेगा 2 और 2 का गुणा होगा इसमें, तो ये हो जाएगा 4। यहाँ 2 का गुणा हो जाएगा, 2 × 1 = 2 और 2 जुड़ के हो जाएंगे 4। एक कंडीशन में तो ये समान आ गया। एक बार और देखते हैं, कुछ और मान रख के। चलिए x की जगह पे हम 2 रखते हैं, तो 2 + 1 हो जाएगा बराबर। यहाँ 2 है, गुणे का चिन्ह है, तो यहाँ फिर अब 2 रखेंगे +2। इनको जोड़ेंगे तो ब्रैकेट के अंदर 3, और आप सभी को पता है कि यहाँ गुणे का चिन्ह होता है, तो 3 दूनी 6 और ये 2 दूनी 4, और 4 में 2 जुड़ेगा तो 6।
यहाँ भी जो दायां पक्ष है वो बायां पक्ष के बिल्कुल बराबर आया। ऐसे कंडीशन में हम कह सकते हैं कि यह एक सर्वसमिका है। क्यों? क्योंकि x का मान रखने पर बार बार जो दायां पक्ष है वह बायां पक्ष के बराबर आ रहा है। क्लियर है? तो ये प्रश्न संख्या 48 का करेक्ट आंसर हो गया। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 49 नंबर प्रश्न में क्या पूछा गया है, इसका गुणनखंड करना है। अब गुणनखंड करने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे देखते हैं। यह है प्रश्न संख्या 49, एक्स क्यूब वाई माइनस एक्स वाई क्यूब। क्या करिए, इसमें अगर कुछ कॉमन दिख रहा है तो कॉमन ले लीजिए। तो x भी कॉमन है और y भी कॉमन है, बहुत ध्यान से देखिएगा। अच्छा, यहाँ से एक x चला गया तो x क्यूब था, अब x स्क्वायर बचा, और एक ही y था और y चला आया तो y तो नहीं बचा यहाँ पे, माइनस यहाँ पे एक ही x था, x चला गया, और यहाँ y क्यूब था तो y स्क्वायर बचा। क्लियर है? तो ये हो जाएगा एक्स वाई। अच्छा, ये कौन सा फार्मूला बन गया, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसको आप लिखते हैं एक ब्रैकेट में x प्लस वाई तो दूसरे ब्रैकेट में x माइनस वाई। क्लियर है? ये आपका हो गया करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49 भी हुआ कंप्लीट। आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। ये आपका क्वेश्चन नंबर 49 तक कंप्लीट हो गया। इसके आगे जितने भी अति लघुत्तरीय प्रश्न बच रहे हैं उन कंप्लीट कर लिया जाएगा। इन सभी अति लघुत्तरीय और लघुत्तरीय प्रश्नों को सॉल्व करते करते हम साथ ही में जो सेकेंड सेमेस्टर में जितने भी मैथ के पेपर हुए हैं उन सभी को मैं यहाँ पे सॉल्व भी कराऊंगा। तो हमारे साथ बने रहिए, इसका लाभ उठाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।